Hello guys, and welcome back to our YouTube channel JK Alerts. We have already completed two parts of percentage chapter and I am back with third part of percentage. बड़े तरीके से पढ़ रहे हैं हम चीज़ों को टाइप वाइज एकदम। आज मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ उसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी कुछ फ्रैक्शंस की, मतलब कुछ परसेंटेजेस की फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए आपको। तो मैंने 12 फ्रैक्शंस चेंज किए हैं, 12 परसेंटेजेस को मैंने फ्रैक्शंस में चेंज किया है। ये 12 तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में कोई नई फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम वो ऑन स्पॉट बना सकते हैं, बट दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड एंड आई वांट कि ये आपको बाय हार्ट याद हो जाए। सबसे पहले मैंने ली है 20%। 20% हमें जब भी दिखेगा क्वेश्चन में तो हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, 1/5 में। 20% मीन्स 1/5, 25% 1/4। अब ऐसा नहीं है कि 20% किया तो 10% नहीं क्वेश्चन में होगा, 10% भी होगा। और 10% क्या होता है, 1/10। उसी तरह अगर 25% पता तो ऐसा नहीं है कि 50% पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। 25% इज़ 1/4, इट मीन्स 50% इज़ 1/2। तो कुछ हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, लाइक 80% कैसे पता चलेगी, 20% पता चलेगी 1/5। तो 20 की जगह 80 है, मतलब 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर लो, ये 4/5 हो जाएगा। 25% पता है 1/4, तो 75% कैसे निकालेंगे, इसका 3 गुना, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3/4। तो कुछ फ्रैक्शंस ही पढ़ेंगे हम, बाकी तो हम ऑन स्पॉट चेंज कर सकते हैं। दीज 12 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो 20% 1/5, 25% 1/4, 33 1/3% भी लिखा होता है और 33.33% भी लिखा होता है। दोनों एक ही बात होती है और दोनों को ही हम 1/3 के ही बराबर लिखेंगे। 66 2/3% भी लिखा होता है और किसी किसी जगह 66.67% भी लिखा होता है, तो वो भी 2/3 के ही बराबर लेना है हमें। 16 2/3 लिखो या 16.67% लिखो, दोनों ही 1/6 के बराबर। दिस इज़ 12.5%। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 12.5%। 12.5% दिखेगा, यू विल राइट 1/8। 14 2/7% किसके बराबर होता है, 1/7 के। 9 1/11, ये दोनों देखो कैसे याद करनी है। यहाँ इसकी मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/11 आ रहा है, तो इसका आंसर 1/11 होता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/9, तो इसका आंसर 1/9 होता है। तो ये दोनों याद करना बहुत आसान है। जो मिक्स फ्रैक्शन का ये वाला पार्ट है वही वहाँ पे कॉपी कर दो। 37.5% पेपर में ना याद आए तो कैसे बनानी है। 12.5 तो पता है आपको 1/8 होता है। 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 37.5 ही बनता है। तो 1/8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3/8 बन जाएगा। उसी तरह ये भी 7/8 कैसे बना है, 12.5 को ही 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये चीज़ बनती है, बिकॉज 12 7 से 84। तो ये 12 नहीं है ना, ये 12.5 है, तो वो हाफ करके ये 87.5 पहुँच जाता है, तो वो 7/8 के बराबर होगा। और 6 1/4 भी लिखा होता है, इसको 6.25 भी लिखा होता है। दिस इज़ इक्वल टू 1/16। बनाते कैसे हम जानते हैं, जैसे 20% को कैसे चेंज करना होता है। 20% मीन्स 20/100। बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काट देना होता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 5 1/5। वही 1/5 मैंने डायरेक्टली लिखा है। और अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन वाली चेंज करनी है, जैसे सपोज 14 2/7% चेंज करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। कैसे होता है, 14 7 98 + 2, ये बन जाएगा आपका 100/7%। 14 2/7 इज सेम एज 100/7, बिकॉज इस पार्ट को तो पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। अब पता है आपको कैसे करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो और ये चीज़ उसमें ऐड कर देते हो जो ऊपर लिखा होता है। तो 14 7 98 + 2 100/7। अब आपको बताइए परसेंटेज के साइन का क्या मतलब है, कि नीचे 100 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा मतलब 2 0 और आ जाएंगे। तो एक 0 से एक 0, दूसरे 0 से दूसरा 0, दैट इज़ 1/7। तो मैंने सीधा 1/7 लिखा है। मतलब पेपर में आपको ये चीज़ ना करनी पड़े, सीधी 1/7 याद होगी तो ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये 12 तो मुझे याद चाहिए। अब इसके बाद इनकी यूटिलिटी क्या है वो भी बताता हूँ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं इस चीज़ पे क्यों ज़ोर दे रहा हूँ कि आपको परसेंटेजेस की फ्रैक्शन आनी चाहिए, बिकॉज इससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। जैसे ये देखो, अगर ऐसा कहीं पे लिखा हो, आगे भी कुछ क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन की मान लो स्टार्टिंग लाइन ये है
कि व्हेन द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, जब किसी आदमी की सैलरी 20% से बढ़ाई जाए। तो अब आपको क्या करना है, इस 20% को पकड़ना है और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख देनी है, जो कि क्या होती है 1/5, है ना। 20% मीन्स 1/5। अब देखना है कि इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़। तो इंक्रीज़ हुआ है ना, तो बंदे की सैलरी 5 से 6 हो जाएगी। ये चीज़ इससे लिख पाया मैं 5 से 6 कैसे, 5 थी उसकी पहले, और अगर इंक्रीज़ हुआ है तो हम बोलते हैं उसमें 1 ऐड हो गया। जो न्यूमरेटर होता है दैट गेट्स एडिड अप टू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमेशा इनिशियल वैल्यू मानी जाती है और फाइनल वैल्यू इसमें कुछ प्लस करके या माइनस करके लिखी जाती है। वो कुछ क्या होता है, इसमें न्यूमरेटर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है सैलरी बढ़ी है या घटी है। इंक्रीज़ बोला था तो 5 में 1 ऐड करोगे जब आप, तो आप बोलोगे बंदे की सैलरी पहले 5 थी, अब हो जाएगी 6। यही क्वेश्चन वैसे लिख दे कि व्हेन द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज्ड। डिक्रीज्ड बोलेगा तो 20% का मतलब तो सेम ही रहने वाला है, 20% पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना। इंक्रीज या डिक्रीज्ड वर्ड से मैं ये चीज़ चेंज करता हूँ। 20% मीन्स 1/5। तो अब की बार क्या होगा, बंदे की प्रीवियस सैलरी हम 5 मानेंगे, और क्योंकि क्वेश्चन में डिक्रीज बोला है तो हम उससे 1 कम कर देंगे। अब न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बंदे की सैलरी 5 से 4 हो जाएगी। फ्रैक्शन का बस इतना ही इस्तेमाल है। ये बहुत जगह यूज़ होगा, जैसे प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बोला होगा कि 10% से बढ़ गया। प्राइस किसी चीज़ का 10% से बढ़ गया, 10% से बढ़ गया तो आप क्या करोगे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे जो कि होती है 1/10। तो आप बोलोगे पहले वाला प्राइस 10 था, नया वाला प्राइस 11। नया वाला 1 नहीं लिखना है, नया वाला 11 लिखना है। बढ़ा हुआ प्राइस जो है उसमें 10 तो पहले से था, जो ये बढ़ गया इससे ऐड करने के बाद ये नया प्राइस बना। दिस इज इनिशियल प्राइस एंड दिस इज फाइनल प्राइस। फाइनल बोल सकते हो, चेंज्ड प्राइस भी बोल सकते हो, है ना। चेंज हो गया ये प्राइस, बढ़ गया या घट गया, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज अब हमें थोड़ी बहुत फ्रैक्शंस की नॉलेज है और हमें पता है कि फ्रैक्शंस का यूज़ कैसे करना है। कि डिनोमिनेटर विल बी कंसीडर्ड एज इनिशियल वैल्यू, और उसके बाद न्यूमरेटर उसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, दिस विल बी डिसाइडेड बाय दिस वर्ड। इंक्रीज्ड बोला होगा, गॉन अप बोला होगा, तो इसका मतलब चीज़ बढ़ रही है। बढ़ रही है तो उसमें ये चीज़ ऐड कर देंगे। डिक्रीज्ड बोला होगा, गॉन डाउन बोला होगा, फेल डाउन बोला होगा, इसका मतलब उसका प्राइस कम हो रहा है। कम हो रहा है तो उसमें से न्यूमरेटर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे इस केस में किया मैंने। फ्रैक्शन ही लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे फ्रैक्शन से, बिकॉज क्वेश्चन छोटा हो जाता है। अदरवाइज नॉर्मली बंदे क्या करते हैं, 20% देखा तो हम क्या करते हैं, 20% मीन्स 100 से चीज़ कितने की होगी, 120 की, है ना। हम तो ऐसे ही करते हैं कि अगर कोई चीज़ 20% से बढ़ी है तो हम बोलते हैं वो पहले 100 रुपये की थी, अब 120 की होगी। बट 5 से 6 लिखना भी वही मतलब होता है, बिकॉज ये कट के 5 से 6 ही बनने वाला है। देख सकते हो आप, 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा। तो जब कैंसिल आउट होके वो 5:6 ही बनने वाला था, तो वो चीज़ अगर हम पहले स्टेप में लिखें तो ज़्यादा बेटर नहीं है। हो सकता है किसी जगह मेरे को 100 से 120 भी करना पड़े। मेरे पास ऑप्शंस ओपन होने चाहिए कि कहाँ मेरे को ये करना है, कहाँ मेरे को ये करना है। जैसे ये नॉर्मल फ्रैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। कल को ऐसी फ्रैक्शन आ जाए कि सैलरी बढ़ गई 16/2 से, तो फिर आप ऐसा थोड़ी करोगे कि पहले चीज़ 100 की थी, अब 116.67 रुपये की होगी। फिर तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा ना, बिकॉज ये डेसिमल वैल्यू सॉल्व ही नहीं हुई आपसे। तो उस केस में फ्रैक्शन बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज ये मैंने किसके बराबर बताया, ये मैंने कहा ये होता है 1/6। ये जो पीछे 12 फ्रैक्शन बताई उसमें ये भी थी। 16/2 इज़ 1/6। और अगर कोई बोलता कोई किसी चीज़ का प्राइस इतना बढ़ चुका है, 16/2 बढ़ चुका है, तो आप बोलोगे उसका पहला प्राइस 6 था, अब उसमें 1 बढ़ जाएगा तो 6 से प्राइस कितना हो गया, 7। अब आप खुद बताओ, ये 6 से 7 वाली चीज़ सॉल्व करना ज़्यादा आसान है या ये 100 से 116.67 करना सॉल्व आसान बात है। फ्रैक्शन वैल्यू से बहुत हेल्प होगी, यूज़ करना आपको आ जाएगा। आज की वीडियो के बाद आप ऑटोमेटिकली इस चीज़ में माहिर हो जाओगे। अब मैंने ये क्वेश्चन लिया, एक बार इसको खुद ट्राई करना, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या मेरा वाला कॉन्सेप्ट पहले से जानते हो, मतलब आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो। आपके पास ये तो कोई अप्रोच होगी ना ऐसे क्वेश्चन को करने की। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, प्राइस ऑफ मिल्क हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। मिल्क का प्राइस जो है 20% से बढ़ चुका है, लेकिन मैं अपना खर्चा चेंज नहीं करना चाहता हूँ। मैं हर महीने दूध के लिए कुछ मनी स्पेंड करता हूँगा, हम सब करते हैं।
राशन के लिए, दूध के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं ना महीने के बाद, जो पूरे मंथ का होगा। सपोज़ आपके घर पहले 2000 का दूध आता था, तो अभी भी आप चाहते हो कि दूध जो है आपके घर 2000 का ही आए, लेकिन दूध का प्राइस तो बढ़ चुका है। अब दूध का प्राइस बढ़ चुका है तो ये नेचुरल बात है कि अगर आप पहले जितना दूध लेते थे अगर अभी भी उतना ही लोगे तो अब आपका एक्सपेंडिचर बढ़ना बड़ी लाजमी सी बात है, बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा एक्सपेंडिचर बढ़े। देखो, पहले छोटी एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले कोई चीज़ आती थी 10 रुपये की, बिस्किट मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, वो आता था 10 रुपये का, और आप महीने में खाते थे उसके 5 पैकेट। ठीक है, ये उसका प्राइस लिखा मैंने, और ये आप उसके कितने पैकेट्स खाते थे। 10 रुपये एक बिस्किट का प्राइस था, और आप अगर 5 पैकेट ले रहे हो तो 50 रुपये खर्चा होता था आपका मंथली। ये आपका आ गया एक्सपेंडिचर। 10 रुपये का एक पैकेट आता था और आप 5 पैकेट खरीदते थे पूरे महीने में, तो आपका 50 रुपये खर्चा होता था। अब उन्होंने प्राइस बढ़ा के कर दिया लेट्स से 20 रुपये, लेकिन आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं बेटा तू तो 50 रुपये ही खर्च करेगा। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपकी जो चीज़ है वो महंगी हो गई है, मिलने आपको अभी भी 50 रुपये ही हैं। मीन्स आपका एक्सपेंडिचर वो चाहते हैं कि अनचेंज्ड रहे, एक्सपेंडिचर आपका सेम रहे, कांस्टेंट रहे, अनचेंज्ड रहे। ऐसे वर्ड्स क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि आज मैंने टाइप भी वो पकड़ी है जिसमें एक्सपेंडिचर सेम होता है, तो इसमें भी एक्सपेंडिचर क्या है, अनचेंज्ड। तो एक्सपेंडिचर जब भी आपको अनचेंज्ड रखना है तो अब आपको पैकेट अपने कम करने पड़ेंगे। अब आप 5 पैकेट खरीद नहीं सकते, 20 रुपये का एक आ रहा है तो 5 अब आपके 100 रुपये के आएंगे, 100 रुपये आपको मिल ही नहीं रहा, आपको मिल ही 50 रहे हैं। तो इट मीन्स अब आप 5 पैकेट तो नहीं ला पाओगे ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप 5 पैकेट खरीद पाओ 50 रुपये में, वो भी। अब आपके पास सिर्फ 2.5 पैकेट आएंगे। मैं जानता हूँ 2.5 पैकेट लाना संभव नहीं है, ये तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल ली थी सिर्फ समझाने के लिए, वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो सकती हैं। लेकिन यहाँ से जो चीज़ समझाना चाहता हूँ उस चीज़ पे गौर करो कि प्राइस 10 से 20 हुआ, आप कह सकते हो प्राइस डबल हो गया। कोई चीज़ 10 रुपये से 20 रुपये हो गई, इट मीन्स प्राइस उसका डबल हो गया ना। तो देखो आपको कंजम्पशन अपनी हाफ़ करनी पड़ी। पहले आप 5 पैकेट ला रहे थे, अब आपको 2.5 पैकेट मिल रहे हैं। व्हेन प्राइस इज डबल्ड कंजम्पशन गेट्स हाफ्ड। जब प्राइस डबल हुआ तो आपको अपनी कंजम्पशन आधी करनी पड़ गई, है ना। प्राइस डबल हुआ तो कंजम्पशन आधी करनी पड़ गई। इसका एक क्या मतलब हुआ, मतलब इसका एक चीज़ को डबल कर रहे हो दूसरी आधी हो जा रही है, तो क्या इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन हुआ कि इन्वर्स रिलेशन हुआ? इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन हुआ, जैसे स्पीड और टाइम में होता है। स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब दो क्वांटिटीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो एक को बढ़ाने पे दूसरी कम हो जाती है। जैसे आप अपनी स्पीड बढ़ा दो, स्कूल जाते हो आप कहीं पे और आप अपनी स्पीड बढ़ा दो किसी दिन, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? ऑब्वियसली कम लगेगा। मान लो आपका स्कूल आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, यह डिस्टेंस आपका स्कूल आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है। पहले आप चलते थे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये आपकी प्रीवियस स्पीड है जिस पे आप नॉर्मली चलते थे 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपको 10 किलोमीटर कवर करने में जाहिर सी बात है 5 घंटे लगते होंगे, क्योंकि आप 2 किलोमीटर कवर करते हो 1 घंटे में, तो अगले घंटे में भी 2, अगले में भी 2, तो इस तरह 10 किलोमीटर कवर करने में आपको 5 घंटे लगते होंगे। अब आपने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब आप 2 से नहीं चल रहे हो, अब आपने स्पीड कर ली अपनी 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपने डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी। अब आप 5 किलोमीटर कवर करने लगे हो 1 घंटे में, तो 10 करने में क्या 2 घंटे नहीं लोगे? कहने का मतलब आपने स्पीड बढ़ाई, स्पीड हैज़ इंक्रीज्ड। तो देख लो टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया कि नहीं? पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब 2 घंटे लग रहे हैं। तो जब भी एक क्वांटिटी बढ़ाने पे दूसरी कम हो जाए, इट मीन्स उन दोनों में आपस में इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स मीन्स उल्टा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन होता है एक को बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़े। तो इन्वर्स की सबसे अच्छी एग्जांपल स्पीड और टाइम वाली है। उसी तरह प्राइस और कंजम्पशन में भी इन्वर्स रिलेशन होता है। कंजम्पशन बोल सकते हो, क्वांटिटी बोल सकते हो, मीन्स आपकी कितनी खपत है उस चीज़ की।
आप मिल्क कितना कंज्यूम करते हो मंथ में, वो चीज़ आपको कम करना पड़ेगा, तभी आप अपना एक्सपेंडिचर सेम रख सकते हो। अब मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन करना कैसे है। ये तो था कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए कि मैं चाहता क्यों, आपके अंदर कैसी चीज़ डेवलप करवाना चाहता हूँ। मतलब आप इस क्वेश्चन को पढ़ के ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड है। एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड मतलब मेरे को खर्चा अभी भी उतना ही करना है, तो प्राइस बढ़ने से खर्चा सेम रखना है अगर, तो इट मीन्स अपनी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। अब वो कितनी कम करनी पड़ेगी वो देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमने एक चीज़ देखी कि हमारा अभी पढ़ते पढ़ते एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला भी निकल गया। बिकॉज एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, चीज़ कितने की है मल्टीप्लाइड बाय आपने कितनी खरीदी। चीनी की एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो चीनी 40 रुपये किलो है, ठीक है, ये चीनी का प्राइस हुआ। फिर दिस इज प्राइस। जो भी चीज़ पर केजी होती है दैट इज़ प्राइस। आप दुकान पर जाके प्राइस है तो पूछते हो किसी भी एक चीज़ का कि भाई साहब कितने रुपये किलो लगाई, वो जो कितने रुपये किलो लगाई वो प्राइस ही तो होता है। तो उसने बोल दिया मैंने लगाई 40 रुपये किलो, तो आप जेब में लेके गए थे सपोज़ 120 रुपये, या आप घर से डिसाइड करके गए थे कि इसका जो भी प्राइस होगा एडजस्ट कर लेंगे, बट मेरे को तो 120 ही स्पेंड करना है चीनी पे। अब आप अगर 120 ही स्पेंड करने के लिए विलिंग हो तो वो आपको चीनी कितनी देगा, 3 kg। 40 की तो 1 kg आती है, 80 की 2 kg आ जाएगी, 120 की 3 kg आ जाएगी। तो वो जो 3 kg आई दैट इज़ क्वान्टिटी, या इसको दूसरे शब्दों में आप कंजम्पशन भी बोल सकते हो। दुकानदार से तो आप 3 किलो लाए हो ना, बढ़िया 3 किलो आपने कंज्यूम ही तो करनी है, तो ये आपकी कंजम्पशन है। तो ये 120 कैसे बना, ये 120 बना 40 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ इक्वल टू 120। तो 120 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे एक्सपेंडिचर मिलेगा? वही तो किया। प्राइस वॉज ₹40 पर kg एंड द क्वांटिटी आई बॉट वॉज 3 kg। तो 40 इंटू 3 दैट्स वाई मेरा खर्चा 120 रुपये हुआ। तो खर्चा हमेशा किसके बराबर होता है, चीज़ की कीमत कितनी है मल्टीप्लाइड बाय आप कितनी खरीद रहे हो। जैसे एक किताब मान लो 20 रुपये की है, एक किताब, और आपने 4 खरीदी, तो आपका दुकान पे 80 रुपये नहीं एक्सपेंडिचर होगा। एक किताब 20 रुपये की थी, आपने 4 खरीदी, तो एक किताब मीन्स प्राइस, आपने कितनी खरीदी मतलब क्वांटिटी, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आप इस टाइप के क्वेश्चन मज़े से कर लोगे। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी बिकॉज मैं बाकी यूट्यूब चैनल भी देखता रहता हूँ, और मैं देख रहा हूँ एक चैनल है, उसका नाम मैं पूरा नहीं बताऊँगा, आप समझ आना, आई होप समझ गए होंगे। तो उस चैनल में मैं देख रहा था परसेंटेज में क्या पढ़ा रहे हैं वो भाई साहब, वो पढ़ा रहे हैं कि 20% ऑफ ए इज़ इक्वल टू 40% ऑफ बी। तो ए और बी क्या क्या होंगे, ये एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? मतलब 6-7 का मैथ एक्सपेक्ट कर रहे हो आप एग्ज़ाम में? कर रहे हो तो बताओ, मैं भी कल से ये वाले क्वेश्चन शुरू कर देता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। बिकॉज इसमें समझाने में मेरा एफर्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन समझाना, क्या बोलूँ अब मैं, खुद देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो क्या करोगे। मैं आपको बता चुका हूँ इज इक्वल टू के दोनों साइड चीज़ें जो सेम सेम होती है कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ऑफ से ऑफ कट जाएगा, ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ए इज़ इक्वल टू 2b, तो a अपॉन बी आ जाएगा 2/1, a इज़ टू बी की रेशो आ गई 2:1। तो इसके पीछे वो 14-15 क्वेश्चन ऐसे लेते हैं और ये समझा देते हैं। तो अब आपको जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ ये एग्ज़ाम लेवल की चीज़ें हैं, और मैं आपको एक थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें भी देखो कितनी आसानी से समझा देता हूँ। मतलब ये क्वेश्चन आप नॉर्मली अगर आपने ट्राई किया होगा तो मुश्किल से निकला होगा या गलत आंसर निकाला होगा। मैंने ऑप्शन दिए हैं, आप चेक कर लेना जब मैं सॉल्व करूँगा। बस मैं ये बता रहा हूँ कि द थिंग्स आई एम गिविंग यू आर नॉट वेरी ईजी, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग दीज थिंग्स इन एन ईजी मैनर। इसलिए मैं कहता हूँ बाकी चैनल से कंपैरिजन ज़रूर करो, तभी आपको मेरी वैल्यू का अंदाज़ा होगा। अदरवाइज़ घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। तो
जब आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है तभी आप मेरी वैल्यू करोगे। मेरी मत करो, मेरे कंटेंट की करो, मेरे को अपनी नहीं करवानी है। सो द क्वेश्चन इज प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मतलब ये फॉर्मूला अब हमें याद हो गया और ये फॉर्मूला सही भी है, मैंने 2-3 एग्जाम्पल से समझाया आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। मुझे किसके बारे में जानकारी दी है? प्राइस के बारे में। प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। तो मैंने कहा 20% की फ्रैक्शन तो हम जानते हैं, 20% मीन्स 1/5। और इंक्रीज्ड वर्ड दिखा मेरे को, तो मुझे पता है अगर पहला प्राइस 5 होगा तो नया वाला प्राइस 6 होगा, बिकॉज इंक्रीज़ का मतलब है ये चीज़ इसमें ऐड करनी है जो न्यूमरेटर में दिख रहा है। तो आप बोलोगे प्राइस अगर पहले 5 था तो अब 6 हो गया। प्राइस हैज़ गॉन अप फ्रॉम 5 to 6। फ्रैक्शन वैल्यू यूज़ करके क्वेश्चन बनाना अब आपको सीख जाओगे। प्राइस 5 से 6 हो गया और मुझे अपना एक्सपेंडिचर अनचेंज रखना है, मींस एक्सपेंडिचर आपको सेम रखना है। वो कितना है आई डोंट केयर, मेरे को सिर्फ एक चीज़ देखनी कि क्या एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में सेम रखने को बोला है कि नहीं। तो बिल्कुल बोला है। तो अगर ये एक्सपेंडिचर सेम वाला क्वेश्चन है तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि इन दोनों में फिर क्या रिलेशन रहेगा, इन्वर्स। इफ़ प्राइस विल इंक्रीज देन क्वांटिटी विल डेफिनेटली डिक्रीज। और वही बोला कि कंजम्पशन जो है कितनी रिड्यूस करनी पड़ेगी। क्वांटिटी भी बोल सकते हो, कंजम्पशन भी बोल सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। प्राइस इंटू कंजम्पशन भी एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी भी एक्सपेंडिचर होता है। मैं क्वांटिटी वर्ड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज बाज़ार से तो आप क्वांटिटी ला रहे हो ना, कंजम्पशन तो घर आके बन रही है उस चीज़ की। अगर ये चीज़ 5 से 6 हुई है तो ये चीज़ 6 से 5 होना ही है, होना तय है। इसमें जो चेंज आती है इसमें उसकी उल्टी चेंज होती है। अगर ये 5 से 6 होगा तो ये 6 से 5 होगा। अगर ये 10 से 11 होगा तो ये 11 से 10 होगा। कब? जब एक्सपेंडिचर सेम होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्सपेंडिचर सेम नहीं होगा तब ये चीज़ वर्क नहीं करती। तब इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन कैसे नहीं बोलोगे आप? नहीं बोल सकते। जब मैंने स्पीड टाइम वाली एग्जांपल भी दी तो मैंने कहा घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो वो 10 किलोमीटर कांस्टेंट माना मैंने। ऐसा नहीं किया कि जब आपने स्पीड बढ़ाई तो वो डिस्टेंस मैंने 20 किलोमीटर कर दिया। नहीं, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है ओनली देन आई कैन से दैट स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब उनकी मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो तभी मैं इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन बोल सकता हूँ। इन्वर्स का मतलब होता है अगर कोई चीज़ डबल हो रही दूसरी हाफ हो जाएगी। यहाँ डबल वाला सिनारियो तो है नहीं। यहाँ ये 5 से 6 हुआ तो ये 6 से 5 हो गया। उल्टा कर दो बिल्कुल, 5 से 6 तो 6 से 5। अब उसने बोला कितना रिड्यूस करना है, कितना बोला है ना, द प्रेजेंट कंजम्पशन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय डैश। डैश का मतलब होता है बाय हाउ मच, कितने परसेंट का रिडक्शन किया जाए। परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो वो आंसर आपसे परसेंट में मांग रहा है। तो आप देख रहे हो यार, क्वांटिटी या कंजम्पशन जो भी है वो 6 से 5 होगी। 6 से 5 होगी तो कोई भी बच्चा बोल देगा कि 1 कम हो गई। कितने का रिडक्शन हुआ? 1 का। ऊपर लिखना होता है चेंज कितने का हुआ, यहाँ पे रिडक्शन है तो मैंने लिख दिया रिडक्शन हुआ 1 का। कंजम्पशन 6 से 5 हो रही है मीन्स 1 कम हो रही है। कितने से? मैं हमेशा बोलता हूँ नीचे लिखनी होती है इनिशियल वैल्यू। तो 1 रुपये कम हो रही है 6 रुपये से, ना कि 5 रुपये से। 5 रुपये तो बाद में बन रही है, कम होने के बाद। आपके मार्क्स आज 10 आए, कल 13 आए, तो मैं पूछूंगा कितने इंक्रीज़ हुए, आप बोलोगे 3। मैं बोलूँगा कितने से, आप बोलोगे 10 से, ना कि 13 से। 13 तो कल बने, इनिशियली कितने थे? इनिशियली 10 थे ना। वही चीज़ यहाँ पे है कि कंजम्पशन आपकी रिड्यूस तो हुई और वो रिडक्शन कितनी की हुई? 1 की। बट रिडक्शन कितने से हुई? तो आप बोलोगे 6 से। तो 6 से हुई तो 6 नीचे आएगा और आंसर आपको परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100। अब मैं इसको सॉल्व तो करूँगा नहीं, बिकॉज मैं जानता हूँ 1/6 क्या होता है? 16 2/3%। ये फ़ायदा है फ्रैक्शन वैल्यू याद करने का कि 1/6 दिखा एंड आई नो दैट कि ये 16 2/3% होता है। आप फ्रैक्शन से परसेंटेज लिख सकते हो, परसेंटेज से फ्रैक्शन लिख सकते हो, इंटरचेंजेबल होती हैं ये। जैसे मुझे यहाँ 1/5 दिखता तो मैं 20% लिख देता, बिकॉज 1/5 इज इक्वल टू 20%। तो 1/6 दिखा, मैंने 16 2/3% लिख दिया। जिस बच्चे को नहीं मालूम होगा वो काटेगा, वो बोलेगा 2 3 ज़ा 2 50 ज़ा, फिर वो 50 को 3 से डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, फिर 20 रिमाइंडर, 3 6 ज़ा 18, 2 रिमाइंडर, तो 16 2/3 उसका भी बनेगा, बट टाइम लगेगा। बट व्हेन यू नो द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 1/6 सीधा लिख दोगे 16 2/3%। मैं 4-5 क्वेश्चन और लूँगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिठा के छोड़ूंगा, बिकॉज अगला वाला भी इस जैसा ही है, माइन्यूट सा फ़र्क है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और उससे अगला वाला भी बिल्कुल ऐसा ही है,
उसमें और हल्का सा फ़र्क है। तो ये 2-3 टाइप्स हैं जो मिलती जुलती हैं और सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। मतलब तीनों में से मान के चलो कि एक टाइप तो पेपर में आनी तय है, परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों टाइप्स में से कोई एक टाइप तो ज़रूर फंसेगी पेपर में। मैं तीनों पढ़ा दूंगा और इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आप तीनों में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये कौन सी टाइप है, ये कौन सी टाइप है, ये कौन सी टाइप है। सबसे पहले पेपर में जाके टाइप ही पहचाननी है। टाइप पता चल जाएगी तो फिर आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे टैकल करने होते हैं। जैसे एक्सपेंडिचर सेम वाली दिखेगी तो कुछ नहीं करना, 5 से 6 तो ये 6 से 5, 6 से 5 हो रहा है, कितनी रिडक्शन हो रही है, 1 की, कितने से, 6 से, 1/6, 16 2/3%। पेन भी नहीं उठाने की ज़रूरत है भाई साहब, सीखो तो सही एक बार मैथ मेरे से, देखो कैसे चैंपियन बनते हो आप। नाउ सी दिस क्वेश्चन, इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ कैरोसिन ऑयल रोज बाय 25%। रोज का मतलब ही बढ़ना होता है। रोज किसकी सेकंड फॉर्म है, राइज की। राइज मीन्स बढ़ना, कहते हैं ना हमेशा आपको ज़िंदगी में राइज करना चाहिए, बढ़ना, आगे बढ़ना चाहिए। तो राइज इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ रोज, सेकंड फॉर्म मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो प्राइस ऑफ कैरोसिन ऑयल रोज बाय 25%, प्राइस बढ़ गया 25% से। प्राइस बढ़ गया और बंदे को अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना है, वो चाहता है कि उसका एक्सपेंडिचर नहीं बढ़े। एक्सपेंडिचर नहीं बढ़े मतलब वो चाहता है कि एक्सपेंडिचर उसका उतना ही रहे जितना वो पहले खर्च करता था। तो फिर उसको क्या करनी पड़ेगी, अपनी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, तो वो तो करनी पड़ेगी। तो ये सेम क्वेश्चन हुआ कि नहीं, यही लिखा है, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ कैरोसिन ऑयल सो दैट हिज एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। वो नहीं चाहता कि उसका एक्सपेंडिचर बढ़े, वो चाहता है एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो फॉर्मूला तो वही है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एंड ही वॉन्ट्स द एक्सपेंडिचर टू बी सेम। और अगर एक्सपेंडिचर सेम चाहिए तो वही, पहले प्राइस के बारे में देखो क्या इन्फॉर्मेशन दी है, बोला 25% से बढ़ गया। 25% का क्या मतलब होता है, 1/4। बढ़ गया तो मतलब 4 से कितना हो गया, 5। ये समझ रहे हो ना 4 से 5 कैसे करता हूँ, अभी तक आपको ये आ जानी चाहिए समझ कि इसको मानता हूँ मैं इनिशियल वैल्यू, और इसमें ये चीज़ प्लस होगी या माइनस होगी ये कौन डिसाइड करता है, ये वर्ड। इंक्रीज, डिक्रीज, राइज, गो अप, गो डाउन, जो भी वर्ड दोगे उसके अकॉर्डिंग ये 4 से 5 होगा या 4 से 3 होगा। देखो अगर बोला तो प्राइस कम हो गया तो मैं बोलता 4 से 3 हो गया, बोला बढ़ गया तो 4 में 1 प्लस कर दो, 4 से 5 हो गया। अब आगे कुछ भी नहीं करना, अगर ये 4 से 5 हुआ तो कंजम्पशन 5 से 4 कर देनी है, सोचना भी नहीं है। 4 से 5 तो 5 से 4। अब जब ये 5 से 4 हो रहा है तो कोई भी बच्चा बता देगा कि सर 1 कम हो रहा है, कंजम्पशन में कितना रिडक्शन हो रहा है। कोई चीज़ 5 से 4 हो रही है, आप बोलो कि 1 कम हो रहा है, लेकिन मुझे तो परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो 1 कम हो रहा है कितने से, आप बोलोगे 5 से, बिकॉज 4 तो बाद में बन रहा है ना। 5 से कोई चीज़ 4 बन गई तो सभी को पता है 1 कम हो गई। 1 कम हो गई कितने से, वो पहले कितनी थी, पहले 5 थी, तो नीचे इनिशियल वैल्यू इंटू 100। काटने की ज़रूरत नहीं है, वी नो 1/5 कितना होता है, 20%। 20% इज़ योर आंसर। तो कुछ बच्चों को ऐसा भी लगता है कि प्राइस अगर 25% से बढ़ गया तो कंजम्पशन 25% से कम कर दो, तो वो जानबूझ के 25% भी ऑप्शन में देते हैं, बट ऐसा सच नहीं होता। अगर किसी बंदे की सैलरी 10% से बढ़ी है तो आप बोलोगे 100 से कितनी होगी, 110। ये एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता। सैलरी होगी 100 से 110 कब, जब 10% बढ़ी थी, जब 10% बढ़ी थी। अब कल को इसकी सैलरी 10% घटेगी, जब 10% घटेगी तो क्या 100 बनेगी, नहीं बनेगी 100, क्योंकि अब की बारी 10% किसका कम होगा, 110 का, और 110 का 10% होता है 11 रुपये। अब सैलरी 11 रुपये कम होगी, 99 बन जाएगी। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू जब सेम नहीं आई तो फिर ये 25 और ये 25 कैसे पॉसिबल है, नहीं होता ऐसा। ऐसा हमें लगता होना चाहिए। अगर आपको कोई बोलता है किसी बंदे की सैलरी 10% पहले बढ़ी और फिर 10% घट गई, तो बताओ ओवरऑल चेंज क्या हुआ, तो ओवरऑल चेंज होता है भाई, हम आंसर देते हैं इसका नो चेंज। नो चेंज इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, ओवरऑल चेंज हुआ। बंदे की सैलरी 100 से 99 हो गई, 1% कम होगी सैलरी। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना है। 10% बढ़ी तो इस पे बढ़ी, लेकिन जब 10% घटी तो इस पे घटी। जब ये क्वांटिटीज ही चेंज हो गई तो फिर आंसर सेम एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी है। परसेंटेज और फ्रैक्शन चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड है, तभी इस क्वेश्चन में उसने फ्रैक्शन पूछ ली। इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज़ इंक्रीज्ड बाय 50%, प्राइस बढ़ गया किसी चीज़ का 50% से, तो बोल रहा है बाय व्हाट फ्रैक्शन। पिछले क्वेश्चन में पूछ रहा था बाय व्हाट परसेंटेज। परसेंटेज पूछे या फ्रैक्शन पूछे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मस्ट इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सो एज टू कीप द सेम एक्सपेंडिचर।
वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्वेश्चन में यही चीज़ देख के तो आपको पता चलेगा ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये एक्सपेंडिचर सेम वाला क्वेश्चन है, तो वही चीज़ करेंगे। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड बाय 50%, सो 50% की फ्रैक्शन आनी चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 1/2। 1/2 मीन्स पहले प्राइस 2 था, अब 1 बढ़ गया, तो प्राइस कितना हो गया 2 से 3। और क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, या कह सकते हो सेम है, तो कंजम्पशन में क्या चेंज होगी, वो 3 से क्या हो जाएगी 2। अगर प्राइस 2 से 3 हुआ तो ये 3 से 2 होना तय है। 3 से 2 हुआ, कितने का रिडक्शन हुआ, आप बोलोगे 1 का। कितने से, 3 से। 1 का रिडक्शन हुआ कितने से, 3 से। तो फ्रैक्शन में तो आंसर आ गया। अब इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 100 करना होता है। फ्रैक्शन में आंसर आ गया 1/3। 1/3 लगा दो, ये रहा फ्रैक्शन वाला आंसर। अगर बोला होता परसेंटेज में चेंज करना तो आप लिखते इंटू 100, लेकिन इंटू 100 लिख के भी क्या ही फ़ायदा। यू नो 1/3 कितने परसेंट होता है, 1/3 इज़ 33 1/3%। तो तब आपका आंसर 33 1/3% होता। परसेंट में बोला होता तो, परसेंट में नहीं बोला, फ्रैक्शन में बोला, तो फ्रैक्शन में आंसर आ गया 1/3। वेरी इजी। तो क्वेश्चन कितना बड़ा और सोल्यूशन में कुछ भी नहीं करना। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी 1/2, 2 से 3 किया, उसको 3 से 2 किया, 3 से 2 मतलब 1 का रिडक्शन, कितने से 3 से, 1/3 आंसर। और अगर परसेंटेज में बोला हो तो 1/3 किसकी फ्रैक्शन होती है, 33 1/3 की। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं ये, बिकॉज एक ही टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन करवा के भी मैं बोर हो जाता हूँ, बिकॉज वैल्यू तो चेंज हो रही है, कोई नई चीज़ तो अब सीखने को नहीं मिलने वाली ना। तो जब नई चीज़ कुछ सीखने को नहीं मिलेगी तो फिर ज़्यादा प्रैक्टिस करवा के तो वीडियो में फ़ायदा नहीं है ना। फिर वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, कुछ 50 मिनट तक वीडियो की लेंथ पहुँच जाती है, तो फिर वो सभी व्यूअर्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। बिकॉज कुछ के पास पेशेंस बहुत कम है, वो चाहते हैं कुछ 15-20 मिनट में ही कुछ जादू मिल जाए। मुश्किल है, मैथ्स में 15-20 मिनट में कैसे दे दूँ मैं चीज़ें आपको। जीके हो तो मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के पहले से बोर्ड पे लिख के वो चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट मैथ में मैं बोल चुका हूँ मेरी लिमिटेशन है कि मुझे चीज़ें बोर्ड पे सॉल्व करनी पड़ती हैं। सॉल्व करके दिखाऊंगा तभी तो आप समझोगे। ऐसे लिख के रख दूंगा और बोलूँगा ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, डजेंट मेक एनी सेंस। सो लास्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं जल्दी से कैसे हो जाएगा। प्राइस बढ़ गया 60% से, तो बताओ कंज्यूमर जो है कितनी कंजम्पशन रिड्यूस करे ताकि सो एज़ नॉट टू इंक्रीज़ द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वो फिर नहीं बढ़ाना चाहता, मतलब हर बारी वो ऐसी सेम लैंग्वेज नहीं लिखता कि एक्सपेंडिचर सेम रखना है, बोल रहा है एक्सपेंडिचर वो बढ़ाना नहीं चाहता, मतलब वो सेम रखना चाहता है। तो प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर एंड द एक्सपेंडिचर हैज़ टू बी केप्ट सेम। तो बस प्राइस देखो कितना बड़ा, 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, नहीं पता है तो 60/100 करो, 0 से 0 काटो, 6/10 आ जाएगा, 2 के टेबल से काटो, 2 3 2 5 तो 3/5। प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड मीन्स पहले 5 था, अब 3 और बढ़ गया, तो 5 में अगर कोई चीज़ 3 और बढ़ गई तो 5 से 8 हो जाएगी। 5 से 8, देखो हर बारी न्यूमरेटर 1 नहीं आएगा, कीमत सोचो कि हर बारी 5 से 6 करना है। वो 16 2/3% या 20% की फ्रैक्शन थी, वो 20% था 1/5, तो 5 से 6 किया था। 60% में भी 1/5 थोड़ी आएगा, अब 3/5 आया तो आपको 3 प्लस करने हैं। जितना न्यूमरेटर होता है उतना ऐड करना होता है इंक्रीज़ वाले केस में, और उतना कम करना होता है डिक्रीज़ वाले केस में। तो ये 5 से 8 हुआ है, तो इसको तो 8 से 5 ही करना पड़ेगा। कोई चीज़ 8 से 5 होगी, कितना डिक्रीज़ हुआ, आप बोलोगे 3 का। 3 का डिक्रीज़ हुआ कितने से, 8 से। अब 3/8 देख के बच्चा बता सकता है ये 37.5% की फ्रैक्शन है, 37.5% इज़ द आंसर। लेकिन अगर अभी आपको नहीं फ्रैक्शंस याद हुई हैं तो इंटू 100 करके काट लेते हैं। 4 2 ज़ा 4 25 ज़ा 25 3 ज़ा 75, 75/2 इज़ 37.5। फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाएंगी तो बहुत हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा। 3/8 को सीधे लिख लोगे 37.5, ये काटने छाटने वाले काम ही नहीं करने पड़ेंगे। और वो 12 फ्रैक्शन ही तो है याद करने वाली, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। 20% 1/5, 25% 1/4, 50% 1/2, 33 1/3%, 1/3, 66 2/3%, 2/3, 14 2/7%, 1/7, 16 2/3%, 1/6, और कौन सी रहेगी 11 1/9%, 1/9, 9 1/11%, 1/11, 12.5%, 1/8, 37.5%, 3/8, 87.5%, 7/8। और बहुत है बट इतनी नहीं याद करनी है आपको, ये 11-12 कर लो, मोर देन एनफ। और आपका JK SSB का कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। जूनियर असिस्टेंट की क्यों टेंशन ले रहे हो,
एग्ज़ाम है कोई, वो उसका सिलेबस देखो आप क्या है, 20 का मैथ, 20 की रीजनिंग, 20 की इंग्लिश और थोड़ा बहुत कंप्यूटर। इतना इजी पेपर, सिलेबस ही कुछ नहीं है उसका। रेशो हमने कंप्लीट कर लिया, प्रोपोर्शन पढ़ाना है थोड़ा सा मैंने, वो किसी दिन देखेंगे, बीच में टाइम लगेगा तो। परसेंटेज चल रही है, इसके बाद क्या रह गया, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और शायद एवरेज है बस। और फिर रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे हम। इंग्लिश के वोकैब के लेक्चर शुरू हो चुके हैं, जीके ऑलरेडी चल रही है। देखो हम धीरे धीरे आपको कितना कंटेंट दे रहे हैं, एंड वी हैव टाइम। एग्ज़ाम इज़ नॉट लाइक कि अगले मंथ है, फरवरी में नहीं है आपका एग्ज़ाम। पहले टाइपिंग होगी ना जूनियर असिस्टेंट की, देयर इज़ सफिशेंट टाइम। अगर आप प्रेपरेशन करने वाले हो ना, तो ये मौका मत छोड़ना एग्ज़ाम निकालने का। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो as much as possible, because sharing is caring. Let's meet in next video then.